हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आफ्टर कोविड के बाद बच्चों के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता है, एक सोशली एक्सेप्टेड वे में बिहेव नहीं करता है, जिसको हम मिसकंडक्ट डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो कंडक्ट डिसऑर्डर के केसेस कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसके बारे में हम बात करेंगे, उसके कारणों के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ हम जानेंगे कि होम्योपैथिकली या साइकोलॉजिकली हम इस परेशानी से कैसे निजात पा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। कंडक्ट डिसऑर्डर को जानने से पहले अगर आपने मेरी ODD यानी ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अंदर जो बच्चा होता है वो अपनी अथॉरिटी की बातें नहीं मानता है, उनकी बातों को काटता रहता है और अपने ही तरीके से बिहेव करना जानता है। तो जो ODD होता है उसका एक बढ़ा हुआ एक इंटेंस फॉर्म होता है कंडक्ट डिसऑर्डर। इसके अंदर ना सिर्फ बच्चा आपकी बात नहीं मानता है बल्कि वो गलत तरीके से बिहेव भी करता है। वो एक एग्रेसिव बिहेव कर सकता है, इम्पल्सिव बिहेव कर सकता है, ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा आ सकता है, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, किसी को मार देना, अपनी टर्न का इंतज़ार नहीं करना, स्कूल से उसकी बार बार कंप्लेंट्स आ रही हों, स्कूल में वो अपनी रो में नहीं खड़ा होता हो, प्रेयर के समय वो अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहा हो, स्कूल में किसी बच्चे को धक्का दे देना, घर में चोरी करना या पैसे चुराना या घर से बाहर कुछ ऐसी चीज़ें में इन्वॉल्व होना जिसको घर वालों को पता नहीं होना, घर की चीज़ें तोड़ फोड़ देना अगर उसको गुस्सा आ जाता है, खाना खाते समय बहुत सारे नखरे करना, खाने के प्लेट को उठा करके फेंक देना या अपने माँ बाप की जो बातें हैं वो बिल्कुल एक सिरे से नकार देना, उसको बिल्कुल नहीं मानना, ये सारी जो कंडीशंस होती हैं उसको हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। जिसमें बच्चा जो होता है जो नॉर्मल एक जो सोशल लाइफ जो होती है वो नहीं जीता है, उसमें वो एक थेफ्ट भी कर सकता है, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी चीज़ें बच्चा कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें फिजिकली पेशेंट जो बच्चा होता है वो इन्वॉल्व रहता है। वर्बली वो जो करता है उसको हम ODD में लेते हैं, लेकिन अगर फिजिकली बहुत ज़्यादा ऐसी एक्टिविटीज़ करने लग जाए जिसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं इन सोशल लाइफ, उसको हम बोलते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर। तो फ्रेंड, जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है बहुत ज़्यादातर देखा जाता है जिन बच्चों को ADHD की शिकायत होती है बचपने में, वो थोड़े बड़े होने के बाद वो कंडक्ट डिसऑर्डर उनको हो सकता है। ADHD में बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होता है, किसी की बात नहीं सुनता है, कुछ पढ़ता लिखता नहीं है, उसको जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा चंचल रहता है, हर वक्त जो है वो मूव करता रहता है। और इसके कारण जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि हमें कैसे बैठना, कैसे किसी से बात करनी, कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे स्पून पकड़ के खाना खाना है, कैसे स्कूल जाना है, कैसे स्कूल में बिहेव करना है, कैसे हम प्लेग्राउंड में गए वहाँ पर कैसे हमें अपने टर्न का वेट करना है, किसी को धक्का दे करके आगे नहीं बढ़ जाना है, ये सारी चीज़ें वो नहीं सीख पाता है। और यही सब चीज़ें जब बड़े होता है वो तो उसको कंडक्ट डिसऑर्डर के फॉर्म में देखने को मिलती है। कारणों की अगर हम बात करें तो इसके कारण ADHD से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। सबसे पहला कारण तो है कि अगर बच्चे को बचपन में ADHD रहा है तो उसको कंडक्ट डिसऑर्डर बड़े होने पर हो सकता है। कंडक्ट डिसऑर्डर 7 से लेकर 17 साल तक के बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे के फैमिली में किसी को मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं या उसके पेरेंट्स के अंदर ADHD या किसी भी तरह की मानसिक समस्या होती है तो उसको कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। जेनेटिक वल्नरेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, या जो फैमिली में बहुत ज़्यादा वो फाइट्स देखता है, पेरेंट्स में आपस में बहुत ज़्यादा फाइट्स देखता है, वो जो पॉजिटिव माहौल होता है फैमिली में नहीं देखने को मिलता है, ऐसे बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंडक्ट डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। या जिन बच्चे के अंदर जो अर्ली लॉस ऑफ वन ऑफ द पेरेंट हो जाए या पिता की मृत्यु हो जाए या मदर की डेथ हो जाए, तो उन सारे केसेस में भी बच्चे को सही से रख रखाव नहीं मिलता है, बच्चा एक इग्नोर्ड रह जाए इन केस, तब उनके केसेस में भी कंडक्ट डिसऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के तौर पर भी कंडक्ट डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। तो जो हम अथॉरिटी की बात नहीं मानना और अथॉरिटी के अगेंस्ट जाकर के कुछ बिहेव गलत करना, उसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर बोलते हैं। एक वायलेंट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशन इसको बोल सकते हैं, जिसमें बच्चा बहुत वायलेंट हो जाता है, वो खुद को भी हर्ट कर सकता है, वो दूसरों को भी हर्ट कर सकता है। तो सिम्टम्स के बारे में जाना, हमने कारणों के बारे में जाना, अब हम जानते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके मैनेजमेंट के लिए अगर हम साइकोलॉजिकली बात करें तो बच्चे का असेसमेंट किया जाता है। बच्चे के अंदर जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको नोट डाउन करके ये देखा जाता है कि बच्चे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। बच्चे को एक हम बिहेवियरल थेरेपी सिखाते हैं। जब आपको इम्पल्स आ रहा हो, जब आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपको कैसे बिहेव करना है,
साइकोलॉजी में बच्चों के लिए अलग अलग थेरेपीज़ होती हैं जिसमें वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। हो सकता है कि जो बच्चा कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट हो वो जल्दी से इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं ले, वो प्ले थेरेपी में नहीं पार्टिसिपेट करे, वो आर्ट थेरेपी में, म्यूज़िक थेरेपी में, डांस थेरेपी में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे करके इन सब चीज़ों में वो अभ्यस्त हो सकता है। तो बच्चे को बिहेवियरल थेरेपी सिखाई जाती है कि गुस्सा को कैसे मैनेज करना है, कैसे कंट्रोल करना है, गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको बताई जाती हैं और धीरे धीरे करके उसके साथ एक रैपो बनाया जाता है जिसमें बच्चा खुद अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस आउट करने लगता है। जब बच्चा अपने चीज़ों को एक्सप्रेस करने लग जाता है, हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने गार्जियन को, अपनी फैमिली में नहीं करता हो, लेकिन एक साइकोथेरेपिस्ट के साथ वो जब वो बात कहने लग जाता है तब काफ़ी हद तक उसके अंदर जो भरे हुए इमोशंस होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो जिन बच्चे के अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर है उनको एग्रेसिवली या गुस्से से तो हमको बिल्कुल ट्रीट नहीं करना है। हमें ये ज़रूर फाइंड आउट करना है कि फ़ॉल्ट कहाँ पे आई है, बचपन में कहाँ पे गलती हुई है जिसके कारण बच्चा अब ऐसा बिहेव कर रहा है। तो गुस्से से इसको ट्रीट करने से इसका जो कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से हम साइकोथेरेपी में ट्रीट करते हैं। बच्चों को हम बिहेवियरल थेरेपी सिखाते हैं, उसको हम रिलैक्सेशन थेरेपी सिखाते हैं। और बच्चे की जो साइकोथेरेपी होती है वो बड़ों से अलग होती है। बच्चों की साइकोथेरेपी बिल्कुल वैसी होती है जिससे बच्चे उसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम जो साइकोलॉजिकली बच्चों को हम एडीएचडी के केस में या कंडक्ट डिसऑर्डर के केस में या ओडीडी के केस में भी ट्रीट करते हैं। अगर बच्चे को किसी तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ की आदत लग गई है, कुछ गलत चीज़ें वो लेने लग गया है, वो पीयर ग्रुप में रह करके कुछ ऐसी गलत आदतों में पड़ गया, तो उसके लिए भी अलग से थेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए भी ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी का क्या तरीका होता है, किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन्स आपके जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करने में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात यह है कि सभी लोगों को जिनको भी कंडक्ट डिसऑर्डर या किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं होती है होम्योपैथी में अप्रोच सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को कोई स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ नेचुरल मेडिकेशन विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट एंड विदाउट एनी एडिक्शन देना चाहते हैं कि नशे की जो दवाइयाँ हैं उनकी लत ऐसे नशे जैसी नहीं हो जाए या उनको रिलैप्सेस नहीं मिले कि दवाई का जो कोर्स होता है वो ख़त्म होने के बाद उनके अंदर फिर से वही बिहेवियरल इश्यूज़ आने लग जाएँ। तो ये जो होम्योपैथी का जो तरीका होता है बिल्कुल वैसा होता है कि आप एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इन दवाइयों को खा सकते हैं और बच्चे की जो इंटेंसिटी ऑफ बिहेवियर होती है उसमें उसको आराम मिलता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो बच्चे जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर होता है उनके अंदर स्कूल से बराबर उनके कंप्लेंट्स आती रहती है कि आपका बच्चा सही से बिहेव नहीं करता, बच्चों को मारता रहता है, चीज़ें चुरा लेता है, बच्चों की कॉपियाँ ले लेता है, कॉपियाँ दूसरों की फाड़ देता है, इस तरह की शिकायत आती है। या घरों में बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, उठा के फेंक देना कोई चीज़ को। तो इन सारी जो चीज़ें होती हैं इसको हम कंडक्ट डिसऑर्डर को होम्योपैथिक दवाइयों से कैसे ट्रीट करते हैं वो हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट मेडिसिन्स हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि पेशेंट के सारे सिम्टम्स को जानना, उसकी हिस्ट्री जानना, उसकी फैमिली हिस्ट्री जानना और उसकी जो प्रेगनेंसी की ड्यूरिंग उसकी मदर के साथ क्या क्या चीज़ें रही, मदर की मन की स्थिति क्या थी, वो सब चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी होती है और उसके आधार पर ही हम एक कॉन्स्टिट्यूशन दवा निकालते हैं। यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊँगी जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली बिहेवियरल इशूज़ इन किड्स में दिया जाता है। सबसे पहले की दवा की बात करते हैं। सबसे पहली दवा है एनाकार्डियम। ये बहुत ही ज़्यादा एक मिसकंडक्ट टाइप ऑफ किड्स को दिया जाता है जो बहुत ही क्रूअल होते हैं। जैसे छोटे छोटे जानवर को देखते हैं वो हाथ से मसल देते हैं, दूसरों को हर्ट करना, इवन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को हर्ट करना उनको बहुत अच्छा लगता है। बच्चे, उनके पेरेंट्स मना करते हैं लेकिन फिर भी वो पकड़ करके उनको पैरों से दबा देना, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रूअल माइंड के होते हैं, थोड़े से बैड वर्ड्स भी सीख चुके होते हैं, गंदी बातें बोलते रहते हैं एक दूसरे को और साथ के साथ बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड काइंड ऑफ बिहेवियर होता है। वो जो बिहेव करते हैं तो किसको क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, गेस्ट आए हैं तो उनके सामने कैसे बिहेव करना है, उनके साथ क्या वर्ड्स यूज़ करने हैं, वो सब चीज़ें उनको नहीं पता होती है। किसी का भी मजाक बनाना या मजाक की बात पे रोना और रोने की बात पे हंसना, ये अनयूजुअल से बिहेवियर, वियर्ड से बिहेवियर वो करते हैं। तो एनाकार्डियम दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो बहुत ज़्यादा क्रूएल काइंड के होते हैं, बहुत ही विकेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक इंस्टेंटली उनका मूड शिफ्ट होता रहता है, ऐसे बच्चों को अंदर एनाकार्डियम दिया जाता है। अगली दवा है स्ट्रामोनियम। जो स्ट्रामोनियम दवा होती है थोड़े से डरपोक टाइप के बच्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। इन बच्चों की बातें ही नहीं ख़त्म होती, स्टोरी पे स्टोरी, स्टोरी पे स्टोरी चलती चली जाती है। और ये जो बच्चे होते हैं बिना लाइट जलाए सो नहीं सकते या अंधेरे में तो बिल्कुल जा नहीं सकते। साथ के साथ उनके घर में भी कोई ना कोई होना चाहिए।
गलती से अगर उनकी नज़र मिरर पे पड़ गई तो एकदम से चौंक जाते हैं और चमक वाली किसी भी चीज़ से उनको परेशानी होती है। तो अगर आंखों पे कोई रिफ्लेक्शन आ रही है तो उससे उनको बहुत तकलीफ होती है। तो ये स्ट्रामोनियम ऐसे बच्चों को सूट करती है जो कि दिया जाता है ऐसे बच्चों को जिनके अंदर ADHD भी बहुत रहा है या बचपन में हिस्ट्री रही हो या ऑटिज़म का भी केस अगर रहा हो। तो अगर ADHD ऑटिज़म के कारण अब उसके अंदर कंडक्ट बिहेवियर आ रहा है, कंडक्ट डिसऑर्डर हो रहा है, तब हम स्ट्रामोनियम को दे सकते हैं। एक और दवा है जो दिया जाता है वो है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ दिया जाता है ऐसे बच्चों को जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट काइंड ऑफ बिहेवियर रहता है, जिनका चीज़ों को फायर कर देना चाहते हैं, तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे जो शुरू से ही जिनका इम्यूनिटी बहुत अच्छा नहीं रहा है और बार बार वो बहुत बीमार पड़ते रहे हैं और उनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर रहता है, उनको ये दवा दी जा सकती है। एक और जो दवा है बहुत ही वायलेंट बिहेवियर के लिए दिया जाता है, उसका नाम है बेलाडोना। अब बेलाडोना ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो लोग किसी को दांत से काट लेना, कपड़ों को फाड़ देना, किसी दूसरे की चीज़ों को तोड़ फोड़ देना, वायलेंस इतना ज़्यादा रहता है कि उनका दिमाग सिर्फ डिस्ट्रक्शन पे रहता है। गुस्से में एकदम लाल हो जाते हैं, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, आंखों से एकदम जैसे लगता है ब्लड दिखने लग जाता है आंखों में। इस तरह की जो उनका गुस्सा होता है, हद से ज़्यादा अपना फिस्ट ऐसे बना लेते हैं, दांत को भींच करके गुस्सा करते हैं। ऐसे लोगों को बेलाडोना दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट दवा है हायोसाइमस। हायोसाइमस ऐसे कंडक्ट डिसऑर्डर के केसेस में दिया जाता है जिसमें बच्चों को अपनी एज के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने का तरीका सलीका नहीं पता होता है। किसी के सामने भी वो ऐसे ही चले जाते हैं, बालकनी में भी ऐसे ही विदाउट क्लोथ्स वो चले जाते हैं। शर्म उनको आती नहीं है या वो एक्सपोज करना चाहते हैं या इस तरह की जो सेक्सुअली जो मिसकंडक्ट होता है वो अगर करते हैं बच्चे, तो उसमें हम हायोसाइमस देते हैं, जिसमें पेरेंट्स के कहने पर भी उनको समझ में नहीं आता है कि इनको प्रॉपरली कवर करके ही पब्लिक प्लेस में जाना है। घर में भी वो अपनी एज के अकॉर्डिंग वो नहीं बिहेव करते हैं, वहाँ पर हायोसाइमस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैंने कुछ ही दवाइयों के बारे में बताया है। एक विरेट्रमेल्बर भी दवा जिसके अंदर भी वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर दूसरों को मुक्का मारने की एक कैपेसिटी टेंडेंसी होती है, लेकिन यहाँ पे सारी दवाइयों के बारे में बता पाना बहुत मुश्किल है। ये कुछ वो दवाइयाँ हैं जो मोस्टली सेलेक्टिव अगर हम केस टेकिंग करते हैं पूरा और निकालते हैं तो ये सारी दवाइयों में से कोई ना कोई दवाई निकल के आती है जो बच्चे के सिम्टम के आधार पर चयन किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी फैमिली में आप किसी को जानते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट बिहेवियर है तो ज़रूर उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ऐसे बच्चे आगे चल कर के कुछ गोल नहीं हासिल कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो सकते हैं। तो अगर अभी ही इनका कंडक्ट डिसऑर्डर का इलाज किया जाए, उसके बारे में साइकोलॉजिकली होम्योपैथिकली उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए तो बहुत हद तक उनका जो कॉग्निशन होता है, इनका थिंकिंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ों में बदलाव ला करके उनका जो एक लाइफ होती है एक सही डायरेक्शन में लाई जा सकती है। इससे जो पेरेंट्स हैं उनको भी दूसरों के सामने एम्बैरस होने से बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो सारी इन्फॉर्मेशन थी कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में थी। कंडक्ट डिसऑर्डर, ऑटिज्म और ADHD ये सारी जो चीज़ें हैं आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। मे बी मोबाइल का भी एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है बच्चों के अंदर ऐसे वायलेंस आने का, ऐसे इस तरह की प्रकृति जो बच्चों के अंदर डेवलप हो रही है, इसके पीछे जो मोबाइल का है बहुत ज़्यादा रोल हो सकता है। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, वहाँ पर मैं डिटेल में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स ये सारी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।